नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेत्र मार्क 2 AWACS प्रोग्राम को लेकर है। ये प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में हमको एक नई चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। एयरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच एक्स एयर इंडिया A321 एयरक्राफ्ट की कन्वर्सन कॉस्ट पर अभी बात थोड़ी सी अटक गई है। एयरवेज का कहना है कि कन्वर्सन का कॉस्ट इनिशियल एस्टिमेशन के मुताबिक लगभग 2 गुना तक इंक्रीज होने वाली है, जो पूरे प्रोजेक्ट की बजट को काफ़ी इंक्रीज करने वाली है। प्रोग्राम की प्रोग्रेस की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ही 6 एक्स एयर इंडिया A321 एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर लिया है, जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास मौजूद है। एयरप्लेन्स कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के लिए पहले इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन अब AWACS प्लेटफॉर्म के लिए इनको रिट्रोफिट किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को मिलिट्री स्पेसिफिकेशन में बदलना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर को रडार सिस्टम, सेंसर एरे और मिशन इक्विपमेंट के लिए स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। वेट और पावर रिक्वायरमेंट भी इस प्रोसेस को और चैलेंजिंग बनाने वाले हैं। इस पूरे अपग्रेड में A321 एयरक्राफ्ट की कॉकपिट को मिलिट्री ग्रेड के एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाएगा, ताकि एक कॉम्प्लेक्स और हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सके। एयरक्राफ्ट में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन सिस्टम के साथ साथ इंप्रूव्ड मिशन ऑपरेटर कंसोल सिस्टम भी लगाए जाएंगे, जो लॉन्ग रेंज की सर्विलेंस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। सेल्फ डिफेंस के तौर पर इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल चैफ और फ्लेयर डिस्पेंसर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इंस्टॉल किए जाएंगे, जो एनिमी रडार को डिटेक्ट और जैम करने के लिए, इवेड करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, या ये दुश्मन की मिसाइल से भी इवेड करने में एयरक्राफ्ट को मदद करने वाले हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में उत्तम ऐसा रडार भी इंस्टॉल किया जाएगा, जो पूरे 300 डिग्री में कवरेज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल अवेयरनेस और थ्रेट डिटेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। यानी कि इसको एक AWACS के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए इसमें काफ़ी सारे सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मिलिट्री ग्रेड के होने वाला है। और प्रॉब्लम ये कि जो एयरक्राफ्ट ये सिविलियन ग्रेड का एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से इसमें जो अपग्रेड का कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। एयरबस का कहना है कि इन मॉडिफिकेशन का स्कोप पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, इस वजह से कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब ये इंडियन एयरफोर्स और DRDO के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एयरबस के साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को लेकर किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, या फिर किसी और एरोस्पेस कंपनी के साथ इस इशू को सॉल्व करने के लिए बातचीत किया जाएगा, जो बेटर प्राइस पॉइंट के साथ हमें अपनी A321 एयरक्राफ्ट को AWACS के तौर पर मॉडिफाई करने में मदद कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट यानी कि Su-30 MKI की तरफ से। अगर आप सभी को पता होगा तो सबसे पहले साल 2000 में भारत और रशिया के बीच Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को लेकर डिस्कशन होना स्टार्ट किया गया था, और तब से लेके आज तक अलग अलग बैच में भारत की तरफ से कुल मिलाकर 284 Su-30 MKI को खरीदा जा चुका है, जिसमें लेटेस्ट 12 जेट की डील भी शामिल है। इनकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो खाली एयरफ्रेम के लिए हमने 2000 से लेकर 2024 के बीच लगभग $12.8 बिलियन खर्चा किया था। इसके बाद अभी हम इनको अपग्रेड भी करने वाले, जिसमें इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 गुना तक इंक्रीज होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने सालों से Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के बाद भी हम एरोस्पेस की सेक्टर में ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए हैं। हमारे पास Su-30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट मौजूद है, हम इसे 22 सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल आज तक फुली इस्तेमाल नहीं किया है। अभी भी Su-30 MKI की किसी भी मेजर अपग्रेड के लिए हमको रशिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। सुपर सुखी अपग्रेड जरूर प्लान में, लेकिन इसको कंप्लीट होने में अभी 7 से 8 साल का समय लगने वाला है, जहां पर हम इंडिजिनस सिस्टम से सुपर सुखो को अपग्रेड करने वाले हैं। अब उसमें भी रशिया की तरफ से हमको मदद किया जाएगा। अब यहाँ पर चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से भी रशियन फ्लैंकर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमारे साथ ही करना स्टार्ट किया गया था, लेकिन चाइना ने इसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने खुद की J11, J15 और J16 जैसे एयरक्राफ्ट को डेवलप कर लिया है, जो कि टेक्निकली अभी Su-27 या Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट से बेहतर बन चुके हैं। मतलब उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी इंडिजिनस फाइटर जेट की फ्लीट को डेवलप करने की कोशिश की थी और तैयार किया था। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर चाइना अपने जेट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके और खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके एक नए एयरक्राफ्ट को बना सकता था, तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने आज तक Su-30 MKI की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके या उससे कुछ सीख कर कोई भी नई प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश कभी नहीं किया है। अगर हमने ऐसा कुछ
कुछ किया होता तो आज हमारे पास चाइना की तरह खुद की एयरक्राफ्ट की फ्लीट भी मौजूद होता और एयरक्राफ्ट से लेके एरो इंजन तक हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। यहाँ पर हमको चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत भी है। अगर हम डायरेक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग भी नहीं करते हैं तो फिर भी हम उससे सीख लेकर अपने खुद की प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन हमने आज तक हमेशा आसान रास्ता को चुना था जिसमें हम डायरेक्टली कोई भी चीज खरीदने पर फोकस कर रहे थे, यानी कि इंपोर्ट कर रहे थे। और इसी वजह से आज हम फाइटर जेट के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और एक तरीके से आज की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में फॉरेन फाइटर जेट को इंडक्ट करने के पीछे हमारा जो मेन कारण है वो यही है कि हमने Su-30M के एयरक्राफ्ट को पिछले 22 सालों से भारत में बनाने के बाद भी उससे कुछ भी सीख नहीं लिया है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने पहले ही मिस कर दिया है। अगले अपडेट में बात करेंगे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक की जो डायरेक्टली भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। ये यूएस की फाइटर जेट्स और उसमें मौजूद होने वाली किल स्विच के बारे में है। ये मुद्दा तब उठा जब रिसेंटली रशिया की तरफ से भारत को अपनी Su-57E को ऑफर किया गया था और खास करके चाइनीज J-35 को काउंटर करने के लिए रशिया की तरफ से इसे अभी भारत को ऑफर किया गया था और स्पुतनिक इंडिया की तरफ से इसको लेकर एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था कि किस तरीके से Su-57 भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और उसी आर्टिकल में यह भी मेंशन किया गया था कि क्यों भारत को मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में या किसी भी टेंडर में यूनाइटेड स्टेट की फाइटर जेट को खरीदना नहीं चाहिए और उसमें किल स्विच को मेंशन किया गया था। उसी के बाद से ही किल स्विच को लेकर डिबेट चालू हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि किल स्विच क्या है। किल स्विच एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म होता है जो किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट को रिमोटली डिसेबल या डिग्रेड कर सकता है। ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट ने कभी भी इसके एग्जिस्टेंस के बारे में एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन कई इंसिडेंट और कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्लेटफॉर्म की वजह से ये स्पेकुलेशन बढ़ता ही गया है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की फाइटर जेट जैसे कि F-35, F-16 और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे जेट की। ये जेट एडवांस टेक्नोलॉजी और अनमैच्ड कैपेबिलिटीज के लिए काफ़ी फेमस है और मोस्टली ये अपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर इनमें किल स्विच मौजूद होगा तो ये भारत की ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस के लिए एक रिस्क भी बन सकता है, यानी कि इनको खरीदने के बाद भी भारत कभी भी इनको फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब हो सकता है ये जो किल स्विच वाला डिबेट चला ये बस एक रूमर ही हो जहां पर यूनाइटेड स्टेट रिमोटली अपनी किसी भी प्रोडक्ट को डिसेबल या उनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं कर सकता है। लेकिन पास्ट में कई ऐसे मुद्दे हुए हैं या इंसिडेंट हुए हैं जहां पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी इक्विपमेंट्स को या स्पेशली फाइटर जेट को किसी देश को देने के बाद उनकी ऑपरेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इसकी एग्जांपल हमको बगल में ही मिल जाएगा। 1999 में कारगिल वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान के F-16 जेट को फुली यूटिलाइज करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इन जेट्स को यूएस के अप्रूवल के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता था और हमेशा पाकिस्तान की एयरवेज में जहां पर F-16 डिप्लॉयड होते हैं वहां पर यूएस के ऑफिशियल मौजूद होते थे जो कि इन जेट्स के ऊपर निगरानी रखते थे कि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके बाद टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया था जब उन्होंने रशियन ओरिजिन S-400 सिस्टम को खरीदा था। यह हादसा दिखाता है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट अपने डिफेंस प्लेटफॉर्म का जियोपॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करता है। अब भारत की बात करें तो भारत अपनी सभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स में अभी यूएस मेड इंजन का इस्तेमाल कर रहा है या फिर आगे चल के भी करने वाला है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी टाइम पर इंजन को डिलीवर ना करने की वजह से हमारा तेजस MK-1A का प्रोडक्शन रुका हुआ है और अगर वो इंजन को सही टाइम पर हमको डिलीवर नहीं करेंगे या उसको बंद कर देंगे तो एक तरीके से तेजस का प्रोडक्शन लाइन हमारा अनलिमिटेड टाइम के लिए बंद हो सकता है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि यूनाइटेड स्टेट किस तरीके से इनडायरेक्टली अपने डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल का कंट्रोल कर रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो भले ही जो किल स्विच वाला र्यूमर है वो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट की एयरक्राफ्ट में या किसी भी डिफेंस सिस्टम में फिजिकली मौजूद नहीं होगा या नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये टर्म यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सिस्टम के साथ सूटेबल होता है कि एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसा करने की कोशिश किया जाता है। तो ये किल स्विच फिजिकल लेवल पर है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल लेवल में यूनाइटेड स्टेट अपनी ताकत और डिप्लोमेटिक प्रेशर को किल स्विच की तरह इस्तेमाल करता है। ये कई बार देखा जा चुका है। अगले अपडेट में बात करेंगे एक ऐसे इंडिजिनस इनोवेशन की जो इंडियन आर्मी के मॉडर्न बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कैमिकाजी ड्रोन है जिसका नाम खरगा कैमिकाजी ड्रोन है। ये ड्रोन एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने डेवलप किया और इसका प्राइस सिर्फ 30,000 रुपये है।
ये ना सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है बल्कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस क्या ऐसा ऑपरेशन के साथ साथ प्रिसिशन स्ट्राइक भी कर सकता है। इस ड्रोन का डिजाइन बहुत ही सिंपल है। ये ड्रोन कार्डबोर्ड जैसी मेटल से बना है जो इसको लाइटवेट और इजीली प्रोड्यूसेबल बनाता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में इसे बहुत ही बड़े स्केल पर इजीली बनाया जा सकता है और रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन की कैमरा, कैमकेजी स्ट्राइक करने के लिए एक्सप्लोजिव पेलोड्स और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको बनाने में अनकन्वेंशनल मेटल का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसको दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचने के लिए भी डिजाइन किया गया है ताकि दुश्मन की आरएफ जैमिंग को अवॉइड कर सके। अब जैसे कि ये कैमकेजी ड्रोन है तो इसे सुसाइड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ऐसे में इसका लो कॉस्ट होना सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होने वाली है जिस वजह से ज़रूरत पड़ने पर इसको बड़ी मात्रा में बनाकर इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की डेट में अगर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्विलेंस ड्रोन की बात करें तो ये कई लाख रुपए में आते हैं। तो ऐसे में अगर खरगा की तरह कैमकेजी ड्रोन बस 30,000 रुपए में मिलने लगेंगे तो किसी भी जंग जैसे हालात में ये काफ़ी काम आ सकते हैं। जंग के अलावा इनको कश्मीर में घुसने वाले सुअरों को भी मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हमारे जवान सेफ डिस्टेंस पर रहकर भी या सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी इन सुअरों की हाइड आउट को डायरेक्टली इस ड्रोन की मदद से टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।